अब बात करते हैं किसी स्टार के रेडियस की। इसे सीधे नापा नहीं जा सकता, लेकिन दो लॉज मिलकर इसे निकाल देते हैं। सबसे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टार से आने वाली लाइट में जिस वेवलेंथ पर रेडिएशन सबसे ज्यादा है उसे लैम्डा मैक्स कहते हैं। लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का जब हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, तो लैम्डा मैक्स से स्टार की सरफेस टेम्परेचर निकल आती है। इसके बाद रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी से स्टार की ल्यूमिनोसिटी निकाली जाती है, यानी वो कुल पावर जो स्टार हर सेकंड छोड़ रहा है। और अब स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ। ल्यूमिनोसिटी बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी की चौथी पावर। इसमें से आ निकाल लीजिए, यही स्टार का रेडियस है। देखिए क्या होता है। ल्यूमिनोसिटी वो ही रखिए और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। स्टार नीला भी हो गया और छोटा भी। अब टेम्परेचर कम कीजिए, स्टार सुर्ख हो गया और फैल गया। यही वजह है कि रेडियस निकालने के लिए दोनों लॉस चाहिए। स्टार की सरफेस बेहद गर्म है और बेहद डेंस भी। ऐसी सरफेस तकरीबन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। इसलिए स्टार हर वेवलेंथ पर लाइट छोड़ता है, किसी एक रंग पर नहीं। इस लाइट को फैला दीजिए तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, बैंगनी से लेकर सुर्ख तक, और बीच में कहीं कोई खाली जगह नहीं। ये कर्व बता रहा है कि हर वेवलेंथ पर कितनी इंटेंसिटी है। गौर कीजिए, पूरी रेंज में ये कर्व कहीं भी जीरो को नहीं छूता। यही कंटिन्यूअस होने का मतलब है। लेकिन ये लाइट सीधे हम तक नहीं पहुंचती। स्टार की सरफेस के बाहर एक ठंडी गैस की तह होती है, स्टार का आउटर एटमॉस्फेयर। इस गैस के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स पर ही रह सकता है, इनके बीच में कहीं नहीं। अब एक फोटॉन पर गौर कीजिए। इसकी एनर्जी ठीक उतनी है जितना दो लेवल्स के बीच का फर्क है। तो एटम इसे निगल लेता है और इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल पर चला जाता है। फोटॉन गायब। कौन सी वेवलेंथ्स गायब होंगी, ये लेवल्स खुद तय करते हैं। एनर्जी का फर्क जितना है, वेवलेंथ उतनी ही बनती है। और बाकी फोटॉन्स, जिनकी एनर्जी किसी भी गैप से मेल नहीं खाती, बिना रुके निकल जाते हैं। अब वो ही कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दोबारा देखिए, लेकिन इस बार एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद। जिन वेवलेंथ्स को गैस ने निगल लिया, वो स्पेक्ट्रम में से गायब है। उनकी जगह काली लाइंस रह गई हैं। इसी को अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ खास रंग मौजूद ही नहीं। और ये लाइंस किस गैस की हैं, ये उनकी जगह से पता चल जाता है। यही तीनों लाइंस हाइड्रोजन की हैं। यहाँ एक सवाल बनता है, एटम ने जो एनर्जी ली थी वो उसे वापस भी छोड़ देता है, और ठीक उन्हीं वेवलेंथ्स पर। तो फिर लाइंस काली क्यों रहती हैं? जवाब सिंप में है। इलेक्ट्रॉन जब वापस नीचे गिरता है तो फोटॉन किसी भी सिंप में निकल सकता है, कोई एक सिंप तय नहीं होती। अब इनमें से एक फोटॉन पर गौर कीजिए और देखिए ये जा किधर रहा है। इसका रास्ता ज़मीन की तरफ है ही नहीं, ये कहीं और निकल गया। और यही सबके साथ होता है। ज़मीन पर बैठे हुए हम तक इनमें से बहुत ही कम फोटॉन्स पहुंचते हैं, इसलिए वो वेवलेंथ्स हमें गायब ही दिखती हैं। यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब किताब की फिगर 21.5। ऊपर सूरज की लाइट का स्पेक्ट्रम है और नीचे एक दूर की गैलेक्सी का। दोनों में लाइंस का पैटर्न एक जैसा है, यानी दोनों में वो ही गैस मौजूद है। लेकिन गैलेक्सी वाली लाइंस अपनी जगह से हटकर लंबी वेवलेंथ की तरफ खिसक गई हैं। इसी को रेडशिफ्ट कहते हैं। और होता क्यों है? क्योंकि फोटॉन को कायनात में सफर करते हुए बहुत लंबा वक्त लगता है और उस दौरान स्पेस फैलता रहता है। फोटॉन की वेव उसी के साथ खिंच जाती है। क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच फासला बढ़ जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और रंग सुर्खी की तरफ चला जाता है।
इसीलिए दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज की लाइंस लैबोरेटरी में नापी गई अपनी वेवलेंथ से हमेशा ज्यादा निकलती हैं। एक बार दोहरा लीजिए। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से स्टार की सरफेस टेम्परेचर मिलती है और फिर स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ से उसका रेडियस। स्टार की गर्म और डेंस सरफेस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम छोड़ती है और उसका ठंडा आउटर एटमॉस्फेयर कुछ खास वेवलेंथ्स निगलकर उसमें काली लाइंस बना देता है। यही अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और दूर की गैलेक्सीज में यही लाइंस लंबी वेवलेंथ की तरफ खिसकी हुई मिलती हैं। इसी को रेडशिफ्ट कहते हैं।